Good morning, all of you. Good morning, Swayam. Good morning, Parth. Good morning, Aryan, Mandar, Prajwal, Harshita. Good morning, Manzari, Koshika, Riya. Good morning, all. ओके चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोगों को वैसे स्टडी तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्ट करना है वो है ब्लड कोएगुलेशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो हम लोग देख लिए हैं, बट आज के इस लेक्चर में बेटा आगे प्लेटलेट्स और ब्लड कोएगुलेशन जो है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसके पहले बेटा वंस अगेन जो लास्ट लेक्चर में हमारी कुछ कंसेप्ट थे, मीन्स जो हम लोग एक एक पॉइंट्स को समझ रहे थे और एक एक पॉइंट्स में हम लोग ब्लड का जो रिवीजन ले रहे थे उसको वंस अगेन यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, जो भी पोर्शन हम लोग स्टडी किए हुए हैं और उसी के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मीन्स हम इस स्लाइड से यहाँ पे स्टडी कर रहे थे जिसमें ब्लड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखी थी। ओके, आगे बढ़े बेटा। ओके, वेरी गुड। चलो, तो सबसे पहले बताओ लास्ट टेस्ट में कैसा रहा रिस्पॉन्स आप लोगों का? बायोलॉजी समझ में आई? क्वेश्चंस क्लियर हुए? सॉल्व किए बेटा आप लोगों ने अच्छी तरह से? जैसे कि रिजल्ट देख रहा हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों का, काफी अच्छा स्कोर तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, हाईएस्ट 330 मार्क गया है। वेरी गुड बेटा पार्थ, 330 स्कोर किए हो आपने, बहुत बढ़िया। अथर्व 548 आया है, ठीक है, 548 अथर्व। योगेश्वरी का सेकंड रैंक है बेटा बायो में, 321। ओके, उसके बाद प्रहलाद है 302, उसके बाद हर्षिता है 301। ओके, अथर्व बेटा आपका रैंक तो बहुत दूर आ रहा है बायो में। कितना है बायो में? 290 के आसपास दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आपका स्कोर। 284, हाँ। चलो वेरी गुड। प्रहलाद क्लास में हो गया बेटा अभी या नहीं हो? चलो, नियर अबाउट 300 प्लस जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 स्टूडेंट है बेटा जो 300 प्लस में है। उसके बाद 290 प्लस में 4 स्टूडेंट्स हैं। फिर 280 प्लस में सिर्फ एक ही है, बाकी सारे लोग बेटा एकदम स्कोर डाउन हो गया है। यस, आपका स्कोर जो है कितना आ रहा है बेटा? 268। चलो चलेगा बेटा, लेकिन कोशिश करो नेक्स्ट टाइम अच्छे से रिस्पॉन्स रहे बेटा। मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैंने पहले कहा था कि यदि कुछ प्रॉब्लम रही तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के साथ हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ कंटिन्यू करेंगे। बट किसी के डाउट्स नहीं आए तो मैंने स्लाइड रेडी नहीं किया हूँ, पेपर मेरे पास फिलहाल नहीं है। ओके, समझ गए? तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, या फिर एक काम करो आप जो है मुझे मैसेज करो, मैसेज में समझा दूंगा। ठीक है बेटा पार्थ, इसलिए मैंने ये कहा कि जैसे आपका पेपर होगा, पेपर होने के बाद आपको जो भी डाउट्स और क्वेरीज रहती है इमिडिएटली टेक्स्ट मी। ओके, या फिर आप मुझसे क्वेश्चन पेपर ले लो, ऑफिस से ले लो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो पूछो। ठीक है, डिमांड करो। और फाइनली ये सारी चीजें होने के बाद आप अच्छी तरह से एनालाइज करो। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों का ओरल टेस्ट लेने वाला हूँ। ओके, और बेटा हर्षिता कब शेयर किया अपने टेलीग्राम पे? आज या कल या संडे? हर्षिता, हाँ आपका दिख तो रहा है, मुझे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ बेटा, बाद में बता दूंगा। ठीक, अब कल किए ना, मैंने संडे देखा था आपका, कल मैं थोड़ा बिजी था तो कल मैं मैसेज नहीं देख पाया। ठीक है, डायरेक्टली संडे नाइट तक के आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि मंडे तो ऑलरेडी बेटा आपका रैंक लिस्ट जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, रिजल्ट जो है पब्लिश करना होता है ना, तो रिजल्ट पब्लिक होने के बाद यदि आपके कुछ डाउट्स और कुछ करेक्शंस रहे तो वो हो नहीं पाएंगे, इसलिए संडे को ही आप जो भी करेक्शंस है वो बता दोगे। तो किसी टाइप के क्वेश्चंस के आंसर के में कुछ करेक्शंस हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो इमीडिएटली करेक्ट हो जाएगा, तो आपके -5 की जगह +5 हो जाएंगे डायरेक्ट। ओके,
चलो वेरी गुड अथर्व, 2 घंटे में अपन ने आपने पेपर सॉल्व कर दिए, बहुत बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं फाइनली आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से पेपर का एनालाइज कर लिए होंगे, और साथ ही साथ आप लोगों ने ये जो लास्ट टाइम जो है, ठीक है, क्या चीज़, ये अपना जो मैंने कहा था टास्क दिया था वो भी कंप्लीट कर लिए होंगे। अच्छा, अथर्व का बर्थडे है क्या आज? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे अथर्व, मेरे तरफ से और डीडीएस एकेडमी की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष। आस्था की तरफ से बेटा आपको हैप्पी बर्थडे, मंजरी आपको विश कर रही है, ईसा की तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे, क्षितिज आपको विश कर रहा है बेटा, सेजल की तरफ से भी आपको बेस्ट विशेष। ओके, स्वयं और जितने भी स्टूडेंट है अभी क्लास में 41 स्टूडेंट है बेटा, सभी की तरफ से आपको बेस्ट विशेष आ रही है। अवधि का रिस्पॉन्स है बेटा आपके विशेष के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। और अथर्व की तरफ से सारे क्लास को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, रिस्पॉन्स आया है। खुशी, विजय, ओके, सभी का रिस्पॉन्स मिल रहा है अथर्व की विशेष के लिए। ओके, हाँ 41 में वो भी आता है, हाँ सही बात है बेटा। अभी क्या एक्चुअली कुछ लोग फ्लक्चुएट हो रहे हैं ना, एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा होते रहता है। ओके, हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। किसी ने बेटा बीच में एक डाउट पूछा था, शायद चैट बहुत ऊपर चला गया, कुछ डाउट होगा तो वंस अगेन पूछ लो। ये वाला शायद आप लोगों को मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ। ओके, तो मे बी आपको मिल गया होगा और आप लोग स्टडी कर लिए होंगे इससे रिलेटेड। और जो भी बेटा इसमें मैंने जो हाईलाइटेड किया हूँ जो पोर्शन, वो ही आप लोगों को स्टडी करना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया है। जो भी इम्पोर्टेंट है सारा पार्ट ऑलरेडी मैं ले रहा हूँ, तो बहुत डेप्थ में जाके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है विलियम हार्वी है बेटा। हार्वे होता है, हार्ली नहीं होता है बेटा, हार्वे, विलियम हार्वे, सेकेंड वाला बेटा, HARVEY। ओके, बेटा खुशी डांडे क्लास में है कि पहले रिस्पॉन्स करेंगे? खुशी डांडे नहीं आई है, लास्ट 2 से 3 क्लास से वो क्लास में नहीं है, कंटिन्यूसली कॉल आ रहा है, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, और कॉल उसी टाइम पे आता है बेटा जब मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कैसे समझाऊँ, मैंने एक एक स्टूडेंट को मैंने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाया हूँ जिसका भी प्रॉब्लम है, और वो क्लास के बाद कॉल ही नहीं करती है। हर क्लास के पहले बेटा जैसे क्लास स्टार्ट होता है उसी टाइम पे उसका कॉल आता है, बाकी टाइम भूल जाती है कि क्या पता नहीं। ऐसा करूँगी तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊँगा बेटा, प्रॉपर टाइम चाहिए। अब शायद 2 से 3 खुशी है बेटा, पार्टिसिपेंट में खुशी का नाम है, खुशी डांडे दिख तो रही है बेटा। खुशी, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे आप, क्लास में हो या नहीं हो? शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के का नॉलेज थोड़ा लो है, मुझे ऐसा लग रहा है। चैट रिस्पॉन्स नहीं आता बेटा खुशी आपको? ये लो मैंने आपको अनम्यूट दिया, एक्सेस करो, यस सर नो सर बोलो बेटा एक बार। बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर। ओके, आप मुझसे अपने हर टाइप की क्वेरीज जो है रिलेटेड टू स्टडी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ वेरी गुड बेटा खुशी, बहुत बढ़िया मैसेज अभी आया आपका, अच्छा लगा देख के। चलो लेकिन बेटा नेक्स्ट टाइम जो है आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज आपको एक्सेस दे दिया हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से क्लास में एंट्री के लिए आज मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा। और बहुत ईजी है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती है। ओके, चलो तो कंटिन्यू करते हैं आगे का पोर्शन। मीन्स आज के सेशन में सबसे पहले तो WBC जो है इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम समझ लेते हैं। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बेटा, पावर जो है वो आज सडनली जैसे क्लास स्टार्ट हुआ वैसे चला गया है, कट हो गया पावर। तो आई डोंट नो लैपटॉप में कितनी देर तक के जान रहेंगी, ठीक है, जब तक के पॉसिबल हो सकता है तब तक के हम लोग ये वाला पोर्शन रिवाइज करते हैं। और ये होने के बाद पावर आ गया तो फिर ब्लड कोएगुलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। वैसे भी हम लोग ये वाला पार्ट तो रिवाइज करना ही था, तो ये हम स्लाइड से ही देख रहे थे।
तो देखिए बेटा यहाँ पे WBC का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब WBC की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो WBC मीन्स इसे क्या कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स। ओके, और इसी का सेकंड नेम जो है, ठीक है, क्या है, ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो इसका जो अमाउंट है, यदि हम देखें अपने सेल में, ब्लड में, तो ये जो होता है 6000 से लेकर करके 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। बेटा प्लस माइनस 2000 से 3000 हो सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि इतना ही रहेगा, कम ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा यदि फ्लक्चुएशन आता है तब हम कंसीडर करेंगे कि किसी ना किसी टाइप के पैरासाइट्स का इन्फेक्शन हुआ है। बट ये प्लस माइनस हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी ने यही वाला डेटा दिया है, और जब हमें यही वाला डेटा दिया है तो हमें यही वाला याद रखना है, और एग्जाम में आएगा तो इसी ऑप्शन पे मार्क करना, ठीक है, प्लस माइनस वाले रेशियो पे नहीं जाना है। यदि इसके नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे कि कोई ना कोई वायरस है, कोई ना कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आया है, और नंबर का इंक्रीज होना इसे मेडिकल टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होता है ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहलाता है ये, ल्यूकोसाइटोसिस। और यदि नंबर इसके डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीज हुआ नंबर जो है ये क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोपेनिया। ओके, तो अब देखिए बेटा, जनरली जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, नंबर इंक्रीज कब होगा, जब बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन होगा तब। लेकिन टाइफाइड वाली कंडीशन यदि हम देखें, एड्स की हम बात करें, तो इस टाइम पे बेटा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे हम कंसीडर कर सकते हैं कि किस टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर से बेटा जिसके अकॉर्डिंग नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज होंगे तो उससे कौन सा डिसीज कंसीडर किया जाए। तो ये हमारा प्राइमरी बेटा कंफर्मेशन होता है कि ठीक है पर्टिकुलर XYZ टाइप का डिसीज हो सकता है। फिर वो XYZ टाइप का जो डिसीज है उसके लिए फिर स्पेशल जो है टेस्ट जो है ब्लड का, वो हम लोग जो है वो फाइनली, ठीक है, हम परफॉर्म करेंगे। हाँ बेटा, साइटोसिस मीन्स इंक्रीज होता है और पीनिया मीन्स डिक्रीज होता है। प्रहलाद बेटा लास्ट क्लास में क्यों नहीं थे आप, कहाँ थे लास्ट क्लास में? ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो अगेन बेटा जैसे ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया मतलब 1 लाख से ज्यादा वहां पे ब्लड सेल्स WBC फॉर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा, आप देखिए जो हमारी एक सेल है, इस सेल में एक नॉर्मल डिवीजन होता है। जैसे सपोज ये हमारा एक WBC है, और हम जानते हैं कि एक पेरेंटल सेल जो है जब डिवाइड होती है, सेल डिवीजन होता है, तो वन पेरेंटल सेल जो है ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होंगी। समझ गया? ओके, तो इस तरह से जब 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे जब फॉर्म हो रही है, तो फिर और आगे डिवाइड होगा तो फिर से 2 से 4 सेल्स बनती है। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो इसके जीन में कुछ खराबी आ गई यदि, तो जब एबनॉर्मलिटीज हो जाए तो ये सेल्स नॉर्मल डिवाइड ना हो करके क्या होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाता है। और ये जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है ये कहलाता है ल्यूकेमिया। मीन्स ब्लड से रिलेटेड एक जो टर्म है, क्या कहलाएगा ये, ल्यूकेमिया। ओके, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। अब न्यूक्लियस और नेचर्स ऑफ साइटोप्लाज्म के बेसिस पे इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो उसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो कैसा है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म कैसा है, मीन्स न्यूक्लियस में क्या चीज, क्या कह सकते हैं हम लोग, ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे तो ग्रेनुलोसाइट, और ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएगा, अग्रेनुलोसाइट। समझ गए? तो इस तरह से साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट है या फिर नहीं। ग्रेनुल्स यदि प्रेजेंट है तो स्पेसिफिक डाई से हम जब डाई करेंगे, क्योंकि कलर करना पड़ेगा, ये कलरलेस होती है, ये कलरलेस होने की वजह से हम जब देखेंगे तो न्यूक्लियस मल्टीलोब भी हो सकता है, बाइलोब भी हो सकता है। मल्टीलोब जो होता है न्यूट्रोफिल को हम कहते हैं, जिसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC कहते हैं। बोन मेरो में इसका प्रोडक्शन होता है, जिसके 3 टाइप हमने पढ़े थे, एसिडोफिल्स,
बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल। ये हम लोगों ने देखे थे। एसिडोफिल को इओसिनोफिल भी कहते हैं, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। फिर अग्रेनुलोसाइट की यदि हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में क्लियर और अग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होगा इसका। एक लार्ज न्यूक्लियस होता है या फिर किडनी के समान होता है जिसमें मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आता है। ओके, तो इसको एक काम करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इससे हम लोग एक कंपैरिजन वाले टेबल से समझते हैं। ओके, ताकि सारा पार्ट हमारा और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम जाए तो देखिए बेटा, यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इसमें सारे के सारे सेल्स जो है आपका एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और इधर साइड का जो टेबल है इसमें हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेंगे। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले भी स्टडी किए हैं कि इसमें सबसे पहले हम आएंगे इसके साइज पर, फिर उसका लाइफ स्पेन देखेंगे, ठीक है, कौन से स्टेन से उसको रंगते हैं, कलर करते हैं, न्यूक्लियस का सेट कैसे होता है और एक्चुअल फंक्शंस कैसे होते हैं, हमारे सेल में उसके नंबर्स कितने होते हैं, मीन्स कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, और कुछ स्पेशल पॉइंट एक फ्लो चार्ट से बेटा सारा आपका डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। योगेश्वरी बेटा, सीरम वाला पार्ट पे हम पहुंचने के हैं, थोड़ा सा वेट करो। सीरम मींस ब्लड में प्लाज्मा को यदि हम सेल्स को अलग निकाल देते हैं ब्लड से तो प्लाज्मा बचता है, प्लाज्मा से प्रोटीन को निकाल देते हैं तो सीरम बचता है। अभी ऐसे नहीं समझेंगे, थोड़ा सा वेट करो, वहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज, अब यदि हम यहाँ पे सबसे पहले साइज पे आते हैं तो साइज की हम बात करें तो एसिडोफिल्स का जो साइज है, ठीक है, अभी इतना आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो आप ये वाला पार्ट बिल्कुल जरूरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि इतना सारा पार्ट आप साइज को लेके पढ़ोगे तो आप इतना सारा याद नहीं रख सकते, इसलिए साइज वाला पोर्शन भूल जाओ। हाँ, लाइफ स्पेन की बात करें तो बेटा लाइफ स्पेन स्पेशली डब्ल्यूबीसी को लेकर के नहीं पूछा जाता। ठीक है, जनरली मैंने 12 से 20 बताया, तो कोई 14, कोई 10, कोई 12, कोई 24 और कोई 5 to 7 डेज भी रहता है, तो इसका भी उतना नीड नहीं है। आप पढ़ सकते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे याद रह सकता है तो यू कैन। ठीक है, गलती से एक क्वेश्चन भी आ गया तो फिर हमें वो +5 दे ला के जाएगा, समझे, -5 नहीं होंगे। फिर यहाँ पे यदि हम देखें तो स्टेन वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टेन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है मीन्स व्हाट, अब देखो, एसिडोफिल्स मींस एसिडिक डाई चाहिए, बेसोफिल के लिए बेसिक डाई चाहिए, न्यूट्रोफिल के लिए कोई भी डाई चलता है, लेकिन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है ये कलर्ड होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस है तो इनको डाइस की जरूरत नहीं होती है बेटा। ठीक है, न्यूक्लियस हमने देखे थे, इसमें बाइलोब होता है, इसमें 2 से 3 लोब होते हैं और न्यूट्रोफिल में बहुत सारे होते हैं। मोनोसाइट में किडनी या बीन के समान न्यूक्लियस होता है, और लिम्फोसाइट जो है इसमें लार्ज न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म जो है पेरिफेरल होगा। फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए हैं। ठीक है, हमारे बॉडी को जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होती है, पैरासाइट इन्फेक्शंस होता है, उसमें एसिडोफिल्स जो है क्या है, हेल्प करता है। ओके, एसिडोफिल्स हमें हेल्प करता है। फिर इसी के एसिडोफिल्स मतलब इओसिनोफिल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बेसोफिल बेटा आपको मालूम है 3 केमिकल सीक्रेट कर रहा था, हिपेरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, इनके फंक्शंस भी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट जो है फैगोसाइटिक नेचर देखे थे न्यूट्रोफिल का, खा जाएगा। मोनोसाइट जो है इसे स्कैवेंजर्स ऑफ सेल कहते हैं, स्कैवेंजर याद रखना बेटा। ठीक है, ब्लड के लिए स्कैवेंजर्स होता है, मींस ये भी इनगल्फ करता है, जो डेड ब्लड कार्पसल्स होती है उसे क्या करेगा, ये इनगल्फ कर लेगा। समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो नेक्स्ट पोर्शन जो है, लिम्फोसाइट में बहुत सारे टाइप आते हैं, टी किलर, टी हेल्पर, बी लिम्फोसाइट, टी सप्रेसर, ये सारा पार्ट में आप लोगों को ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 12th में जब पढ़ाऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अभी यदि बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे,
तो सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो बेटा कि लिम्फोसाइट जो होता है जो दो टाइप का होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक बी लिम्फोसाइट होता है, और दोनों भी हमारे इम्यूनिटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ हमें इतना ही पोर्शन जो है याद रखना है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे। वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आगे के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। तो पहली चीज तो देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एसिडोफिल्स जो है बाइलोब न्यूक्लियस होता है, बेसोफिल में ट्विस्टेड न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब 3 से 4 5 भी हो सकते हैं। किडनी के समान जो है आपको किसका दिख रहा है न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा मोनोसाइट और लार्ज न्यूक्लियस लिम्फोसाइट का। ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की है। फिर यहाँ पे परसेंटेज भी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। कितना कितना परसेंटेज यहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा जो होगा वो कौन सा होगा, न्यूट्रोफिल रहेगा, सबसे कम जो रहेगा वो बेसोफिल रहेगा, इओसिनोफिल उसके बीच में रहता है। फिर 6 to 8% जो है मोनोसाइट, और लिम्फोसाइट के परसेंट 20 से 25% होते हैं। हाँ, मोनोसाइट बीन शेप या फिर किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ओके, ओ बैटरी डाउन बोल दिया है, आई डोंट नो कितनी देर चलेगा। यदि क्लास डिस्कनेक्ट होता है तो मैं दूसरे सोर्स से कनेक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ फोन। आई डोंट नो कितनी देर चलेगा फोन से, ठीक है, क्योंकि पावर अभी तक के नहीं आ पाया है, तो कोई बात नहीं। ये हो गया बेटा WBC। इतना पार्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर है इतने पॉइंट सभी लोगों के? किसी को कुछ पूछना है? अभी हम लोग बेटा इस सेशन में सबसे पहले जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या रहेगा, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स की यदि हम बात करें तो प्लेटलेट्स जो है इसका क्या रोल होता है ये हम समझेंगे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो पहली चीज तो प्लेटलेट्स जो है इसका हम लोग साइज देखें तो साइज कितना होता है, 2 से लेके 3 माइक्रोमीटर जो है इसका साइज होता है। लाइफ स्पेन भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया हूं, कितना होता है 2 से लेके 4 या 5 डेज के आसपास इसका लाइफ स्पेन होता है। काउंट्स भी हम लोगों ने देखे थे 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है, इतना जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स के काउंट्स होते हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट्स जो है इसी के लिए एक और टर्म होता है जिसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, याद है। और इसकी सिंथेसिस जो है थ्रोम्बोसाइट्स जो है, तो थ्रोम्बोसाइट्स का सिंथेसिस जो है वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोपोएसिस। अब नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होंगे तो देखो, जैसे कि हमने देखे थे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, बट प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। मींस हमारे ब्लड में आरबीसी और प्लेटलेट्स एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो है ये कैसी हो गई, नॉन न्यूक्लिएटेड हो गई। साथ ही साथ ये एक बड़ा सा ऐसा सेल होता है जिसे मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, जो हमारे बोन मेरो से आएगा। अब ये जो मेगा कैरियोसाइट्स है जो हमारे बोन मेरो से आएगा, ये जब टूटता है इस तरह से तो ऐसे छोटे छोटे जो है फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ये कहलाते हैं प्लेटलेट्स। ये नहीं कि मेगा कैरियोसाइट ही प्लेटलेट्स है। बोन मेरो से एक बड़ा सा सेल फॉर्म होगा जिसे मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, और जब इसके टुकड़े होते हैं और टुकड़े होने के बाद जब इस तरह से छोटे छोटे जो यहाँ पर सेल्स बनेंगे, इस सेल्स को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद प्लेटलेट्स के बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसका जो शेप हम देखें तो डिस्क के समान होता है, ओवल भी हो सकता है, ठीक है।
और ये बाई कॉन्वेक्स होता है। हमने आरबीसी देखे थे, तो आरबीसी किस तरह से, इस तरह से बाई कॉन्केव होता है, बट ये कैसा होगा, बाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो किसके क्या स्टेप होते हैं वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। साइटोप्लाज्म जो होता है, यदि हम देखें तो ये वाला पार्ट जो आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे ना बेटा। और इस बार आपने टेस्ट में देखे होंगे कि सर पेपर तो बहुत इजी था, कई लोगों को लगा होगा, बट बेटा पेपर इजी रहने के बाद भी मैं ये एक्सेप्ट कर रहा था कि पेपर यदि इजी आया तो 360 मार्क्स आपके आने चाहिए, बट 360 कोई भी नहीं लाया। अब बेटा नीट का पेपर भी ऐसा ही इतने आसान आएगा, आपको कई क्वेश्चन ऐसे आसान से सिंपल से लग रहे होंगे, तो बेटा नीट में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट कोशिश करना है कि हमको 360 मार्क्स कवर करना है। समझ गए? आई डोंट नो आपके साथ कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने यदि अच्छी तरह से पेपर का एनालिसिस कर लिए होंगे तो वैसे आज हम लोगों को पेपर डिस्कशन लेना था, बट कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने अपने डाउट्स जो है मुझसे शेयर किया है। ठीक है, यदि आपके अभी भी आपको ऐसा लगता है कि हमको 90 क्वेश्चंस में से हो सकता है कि कोई भी एक क्वेश्चन जो हमें डाउट में लग रहा है, तो आप लोग नंबर लिख भेजिए। ठीक है, और नंबर्स के साथ ही साथ बेटा आप लोग मुझसे वो क्वेश्चंस डिस्कशन में लीजिए। हर्षिता का मैसेज आया था बट लेट आया था, मैं देख नहीं पाया था, तो बेटा हर्षिता मे बी मैं या तो आपको चैट में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, या फिर आज ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, टेंशन न लो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे वापस से प्लेटलेट जो है उसके पार्ट पे आते हैं। तो अब एक तो हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका सिंथेसिस जो है थ्रोम्बोपोएसिस होता है, तो नंबर या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज। तो जब डिक्रीज होगा तो पीनिया वर्ड होता है, और इंक्रीज होता है तो साइटोसिस होता है, हमने पढ़े। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब नंबर इंक्रीज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मींस क्या होगा, नंबर डिक्रीज। ठीक है, अब क्रिटिकल काउंट्स यदि हम देखें थ्रोम्बोसाइट्स का, तो इसमें भी हमको ये वाला पार्ट जो है नीड नहीं है पढ़ने की। ओके, बट बाकी जितना भी पार्ट्स हम लोगों ने देखे, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फंक्शंस हम लोग प्लेटलेट्स के देख लेते हैं, फिर ब्लड क्लॉटिंग पे आएंगे हम लोग। तो प्लेटलेट्स के यदि हम फंक्शंस का स्टडी करें तो पहली चीज तो देखिए, क्या चीज, प्लेटलेट जो है इसका जो फंक्शंस है ये रिपेयर करता है किस चीज को, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब देखो इस पार्ट को मैं समझाता हूँ क्या है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ ये वाला, तो ये जो हो गया बेटा हमारी ब्लड वेसल्स है। अब ये जो ब्लड वेसल्स जो होती है, इस ब्लड वेसल्स में इस तरह से यहाँ पे इसकी जो लाइन जो होती है ये कवर्ड होता है एक स्पेशल टाइप की सेल से। इस तरह से ये जो है ये कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग है ये किसकी रहेगी, तो ये जो कवरिंग है ये एक स्पेशल टाइप की सेल्स रहेगी जिसे कहते हैं इपीथेलियल सेल्स। ओके, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा इपीथेलियल सेल्स। इपीथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, तो इपीथेलियल सेल्स जो है इससे कवर्ड होता है। ओके, फिर ये जो कवरिंग जो है, तो यदि हम इसमें देखें तो इस इपीथेलियल सेल्स के बाद फिर इनसाइड में आरबीसी रहेंगी, इसी के साथ साथ यहाँ पे डब्ल्यूबीसी रहेंगी, इसी के साथ साथ यहाँ पे प्लेटलेट्स रहेंगे, इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसे क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मा, ये भी रहता है यहाँ पर। तो प्लाज्मा इसमें प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी इसमें है, आरबीसी इसमें प्रेजेंट है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों को फंक्शंस देखना है, किसके फंक्शंस देखना, प्लेटलेट्स के। तो ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसे क्या करता है, रिपेयर करता है। रिपेयर मींस यदि ये ब्लड वेसल्स यहाँ से रप्चर हो जाती, कट जाती है, तो कटने के बाद बेटा इसका जो हीलिंग जो होता है, इस तरह से जो उस रप्चर को रिकवर जो करना है, जैसे पंचर बनाते हैं ना हम ट्यूब में, टायर ट्यूब जो होता है बाइक या व्हीकल जो है हमारा साइकिल का, तो जस्ट लाइक एज इट इज सिमिलर, यदि ब्लड वेसल्स पंचर हो गई तो उसको इस तरह से क्या चीज, जो हीलिंग का जो मैकेनिज्म होता है रिपेयरिंग का, उसमें
प्लेटलेट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मींस क्या फॉर्म करता है, प्लेटलेट प्लग। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको इस तरह से बताया कि स्ट्रक्चर और यहाँ से यदि रप्चर हो रहा है तो रप्चर होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को ऐसा प्लग बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से रिपेयर होगा। क्यों? क्योंकि देखो यदि रप्चर हुआ तो जितना भी अंदर जो हमारा ब्लड है वो लॉस होना चालू हो जाएगा। टिश्यू यदि डैमेज होता है तो डैमेज हुआ यदि टिश्यू तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे? तो इस प्रॉब्लम से यदि बचना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहाँ पर इसे क्या किया जाए बेटा, उसके पंचर को खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पे इसका एक रोल जो है ये होता है, जो मेन फंक्शन है। साथ ही साथ एक ये एंजाइम जो है सिक्रेट करता है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब ब्लड की क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करेगा? तो ब्लड की क्लॉटिंग में जो हेल्प कर रहा है इसका मैकेनिज्म्स जो है थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो सारा भी पार्ट आप लोगों का एक एक पोर्शन जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो रिस्पॉन्स करो। यहां तक के सारी चीजें क्लियर हो गई सभी लोगों की? यहाँ पे अभी देखिए हम लोग ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो ब्लड की क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स को यदि हमें समझना है तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। तो देखना बेटा, आप लोगों ने एक चीज देखे होंगे कि यदि किसी कारण से ये हमारा जैसे बॉडी टिश्यू है और यदि ये यहाँ से रप्चर हो जाए, कट हो जाए, तो कट होने के बाद फाइनली होता यह है कि इनसाइड में जितना भी जो हमारा ब्लड होता है ये यहाँ से बाहर निकलना चालू कर देता है। लेकिन ये कितनी देर तक की ब्लीडिंग होती है? तो आपने देखे होंगे कि ब्लीडिंग जो है इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग नहीं होती। ब्लीडिंग जो है 1 से लेके 3 मिनट्स तक के ब्लीडिंग होंगी और उसके बाद हमारा ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। तो एग्जाम में ब्लीडिंग टाइम पूछा जाए तो ये मालूम होना चाहिए आपको, क्यों ब्लीडिंग होना बंद हो गई। रीजन उसका ये है कि यहाँ पे ब्लड हमारा जो होगा वो क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में क्लॉटिंग टाइम जो है ये भी पूछा जाता है। तो ब्लड का क्लॉटिंग टाइम जो होता है ये होता है 2 से 8 मिनट तक के। ठीक है, तो 2 to 8 मिनट्स जो है इस टाइम तक के फाइनली क्या होगा बेटा, मींस जो ब्लड है हमारा कंप्लीटली क्लॉट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये कैसे होता है ये मैकेनिज्म्स वो हम लोगों को समझना है। तो क्लॉट के यहाँ पे टाइप्स दिए हैं, थ्रोम्बस क्लॉट और एक एम्बोलस क्लॉट। तो फिलहाल अभी हम लोगों को ये थ्रोम्बस और एम्बोलस क्या है ये नहीं समझना है, ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया है। सिंपल सा डेफिनेशंस जो है बाद में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइनली यहाँ पे हम लोगों को जो स्टडी करना है वो है बेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, वो है मैकेनिज्म्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म्स हम देखें तो ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म्स है इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा, ये एक एंजाइम कास्केड थ्योरी होती है। अब ये एंजाइम कास्केड थ्योरी क्या होता है, कास्केड मैकेनिज्म्स मतलब जैसे कि ए से बी बना, फिर ये जो बी बनेगा वो सी से डी बनाएगा, फिर ये जो डी बनेगा वो क्या करेगा, ई से एफ बनाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक के बाद एक चलते जा रही है। जब एक से जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट एक एंजाइम की तरह काम करता है, समझ गए? तो इस तरह से जब कंटिन्यूअसली जब ये मैकेनिज्म्स होगा तो इस मैकेनिज्म्स को कहते हैं एंजाइम कास्केड थ्योरी, एंजाइम कास्केड मैकेनिज्म्स। ओके, तो अब ये जो एंजाइम कास्केड मैकेनिज्म्स है इसे समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो हम देखेंगे। मींस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या चीज, ब्लड का जो क्लॉटिंग जो है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इधर तक क्या आ रहा है ना आपका रिटर्न वाला पार्ट। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपका ये जो स्क्रीन जो है इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट, इससे छोटा हुआ क्या, नहीं होगा। हाँ देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो राइटिंग ड्राइंग है इधर साइड बताऊंगा और इधर साइड बताऊंगा, और ये जो पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे
ये जो पार्ट है यहाँ पे समझाऊंगा। दो तरीके से हम लोग चलने वाले हैं अभी। तो देखिए पहली चीज तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज, ब्लड का क्लॉटिंग समझना है। अब ब्लड की क्लॉटिंग जो है ये कैसे होती है ये हम देखेंगे। तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस जो है वो रिलीज होंगे। तो पहली चीज तो देखिए यहाँ पे ये जो हो गया, ये हो गया हमारा क्या चीज, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ी देर पहले एक पार्ट एक्सप्लेन किया था इस तरह से, याद आ रहा है बेटा? ये जो है ये क्या है, इपीथेलियल टिश्यू होते हैं, इपीथेलियम लेयर होती है जो इस तरह से क्या कर रहा है, हमारे जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है इसे कवर किया हुआ है। इस तरह से क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को ये कवर करेगा। तो ये जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग जो कवर हो रही है ये किससे कवर हो रही है, तो ये हो गया हमारा इपीथेलियम टिश्यू। क्या हो गया ये, इपीथेलियम टिश्यू। अब आपको यदि इपीथेलियम टिश्यू नहीं मालूम तो याद रखो बेटा, हमारे बॉडी में जो टिश्यू होते हैं, यदि टिश्यू के टाइप्स हम देखें तो टिश्यू के जनरली 4 टाइप होते हैं। एक होता है इपीथेलियल टिश्यू। इपीथेलियम टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो हमारे स्किन की जो कवरिंग होती है, ये जो ऑर्गन्स जो होते हैं उस ऑर्गन की जो कवरिंग होती है उसे कवर करता है। फिर इसके बाद एक आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है एक ऐसा टिश्यू है जो कि क्या कर रहा है, जो हमारी मसल्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन और हमारे बॉडी के पार्ट को क्या करेगा, कनेक्ट करके रखेगा। और फाइनली एक टिश्यू आता है जिससे नर्वस टिश्यू कहते हैं, जो हमारे नर्व्स में प्रेजेंट होता है। तो अभी आपको ये वाला पार्ट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे चल के मैं आप लोगों को ये सारा पोर्शन जो है ये समझाऊंगा। टिश्यू वाला चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां पे आप लोगों का पार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों को अभी जो स्टडी करना है वो क्या पढ़ना है बेटा, इपीथेलियल टिश्यू जो होता है वो हम लोगों को स्टडी करना है। तो ये जो इपीथेलियल टिश्यू जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इपीथेलियम टिश्यू जो है जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, क्या चीज, ये हमारे यदि इस तरह से ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग जो है ये वाली जो पार्ट है यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से कवर किए हुए हैं क्या चीज, इपीथेलियम टिश्यू। ओके, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इपीथेलियम टिश्यू। अब इपीथेलियम में भी इसके टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो हमारे ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग है यदि हम देखें तो ये जो हमारे ब्लड वेसल्स को जो कवर किया हुआ है इस टिश्यू का नाम स्क्वेमस इपीथेलियम है। क्या है ये, स्क्वेमस इपीथेलियल टिश्यू। ओके, ये याद रखना आपको, स्क्वेमस इपीथेलियम टिश्यूज जो है ये कवर करता है हमारे, हाँ, एल्वियोलाई में भी प्रेजेंट होता है बेटा। वेरी गुड, सिंपल स्क्वेमस इपीथेलियम टिश्यू है। अब स्क्वेमस इपीथेलियम टिश्यू के बाद इनसाइड में यहाँ पे इस तरह से आरबीसी प्रेजेंट होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा बताओ, इसी के साथ साथ यहाँ पर, वेरी गुड, यहाँ पे होगा प्लेटलेट्स जो इस तरह से फ्रेगमेंट के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी है, आरबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी है। और फाइनली यहाँ पे यदि हम देखा जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या चीज, प्लाज्मा। तो इस तरह से यहाँ पे प्लाज्मा भी है। तो ये हो गया हमारा आरबीसी का एक, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का कंप्लीट पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड। समझ गए? अब ब्लड की यदि हम बात करें, हाँ ठीक है, चलो अब देखो इपीथेलियम टिश्यू को लेके थोड़ा सा एक पार्ट पहले और समझा देता हूँ। देखो इपीथेलियम टिश्यू की यदि हम बात करें तो ये जो इपीथेलियम टिश्यू जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपना एक पर्सन देखें, एक पर्सन और इसका एक बॉडी पार्ट देखें। ये एक पर्सन है, इसका ये एक बॉडी है और इसकी ये बॉडी कैविटी है। और इस बॉडी कैविटी में भी यदि हम देखें तो अंदर इस तरह से यदि ऑर्गन प्रेजेंट है। तो पहली चीज तो देखो जो लाइनिंग जो होती है, जो कवरिंग होती है, कौन सा, ये वाला जो कवरिंग हम देखेंगे तो ये जो पार्ट जो कवर्ड होगा
ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन की आउटर बाउंड्री जो है ये जो कवर होंगी, इसी ऑर्गन की बेटा जो इनर बाउंड्री जो है अंदर साइड से जो कवर होगा ऐसा, ये सारी कवरिंग हमारी स्किन का जो आउटर पार्ट जो है जो कवर होगा, ये सारी कवरिंग जो है वो किससे होती है? इपिथेलियल टिश्यू से होती है। क्योंकि इपिथेलियल टिश्यू के बाद बेटा मतलब जो हमारे बॉडी कैविटी जहाँ पे सिर्फ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट है और उसके बाद एक कवरिंग जो होती है वो कहलाता है इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इतना पार्ट आप लोगों को याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, इसमें जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है? प्लेटलेट्स। ओके, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? यहाँ पर प्रेजेंट है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये कहाँ से आया बेटा? हमारे रेड बोन मेरो से, जो मेगा कैरियोसाइट होता है, बताया था थोड़ी देर पहले। तो मेगा कैरियोसाइट जो है इसका स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो है उसे कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? प्लेटलेट, जिसमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, समझ में आ गया ये वाला पार्ट? अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अभी देखिए इसमें, अब थोड़ी देर पहले आप लोगों का जो डाउट आ रहा था कि सर सीरम क्या होता है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देंगे मुझे आप लोग। यदि मैं ब्लड में से माइनस करता हूं ब्लड सेल्स को, ब्लड सेल्स में से ब्लड सेल्स को यदि मैंने बाहर निकाल दिया तो बताओ क्या बचेगा? ब्लड में से ब्लड सेल्स बाहर आया, वेरी गुड, क्या कहलाएगा ये? प्लाज्मा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, यदि ब्लड में से ब्लड सेल्स हमने बाहर निकाल दिए तो ये हो जाएगा क्या चीज? ये हो जाएगा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बाद यदि हम नेक्स्ट देखें, ठीक है, तो इसमें से भी हम लोग एक काम करते हैं। अब जो प्लाज्मा है, ठीक है, क्योंकि एक ब्लड था ये तो हमें समझ में आ गया। अब प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं क्या चीज? प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है, अब देखो यदि इसे हम एक कंटेनर में इस तरह से रखते हैं तो कुछ टाइम पे इसमें जितना भी जो फ्लूइड है वो इधर आकर के सेटल्ड हो जाएगा, और सेटल्ड होने के बाद कुछ सब्सटेंस इधर जाकर के इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है ये होता है क्लॉट, और बाकी ये जो है ये एक लिक्विड होता है सब्सटेंस। तो प्लाज्मा में से जो क्लॉटिंग प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है, जो क्लॉट है किसकी वजह से हो रहा है? तो ये क्लॉट जो है कुछ प्रोटीन जो है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, नहीं बेटा हिपेरिन नहीं बेटा, ये क्लॉट हो गया। क्यों? क्योंकि इसको हमने बाहर निकाले, बीकर में रखे हमने, तो बीकर में आने के बाद क्या होगा? ये क्लॉट हो जाएगा। तो क्लॉट हो गया, तो ये जो सब्सटेंस है क्लॉट है, यदि हम इसको बाहर निकाल लेते हैं बाकी जो सब्सटेंस बचा ये तो फ्लूइड है। तो प्लाज्मा में से यदि क्लॉटिंग प्रोटीन को माइनस कर दिया जाए या प्रोटीन को हम माइनस करते हैं तो जो एक्स्ट्रा का जो सब्सटेंस जो बचा हुआ है वो कहलाता है सीरम। ठीक है, तो एग्जाम में बेटा ये आपका नीट का क्वेश्चन है जो आया हुआ है, ठीक है, इसके पहले भी। तो यहाँ पे क्या, यदि हम देखें कि प्लाज्मा जो है यहां से माइनस किया गया यदि प्रोटीन, तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन या क्लॉटिंग प्रोटीन ये कहलाता है सीरम। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा सीरम। तो प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या है ये मालूम होना चाहिए। तो प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंसेस क्या हो गया? प्लाज्मा और सीरम में दो डिफरेंसेस है। पहली चीज तो जो हमारे पास ब्लड है, ब्लड में से हमने ब्लड सेल्स जो है उसको निकाल दिए, तो ब्लड सेल्स को बाहर निकाल दिए तो बचा प्लाज्मा। फिर हमारे पास जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसमें से प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसको बाहर निकाल दिए, तो जो हमारे पास बचा वो क्या हो गया? सीरम हो गया। समझ गए? तो इतना पार्ट जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, फाइनली अब हम लोगों को यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म्स है वो समझना है कि एक्चुअली ब्लड क्लॉट कैसे होता है।
वेरी गुड बेटा। तो अब देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा एक टिश्यू है और टिश्यू जो है यहाँ से डैमेज हो गया है। टिश्यू के डैमेज होते ही यहाँ पे जितने भी जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, हमारा आरबीसी, हमारा डब्ल्यूबीसी, हमारा प्लेटलेट्स, ये सब यहाँ से बाहर होना चालू हो जाएगा। मींस क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लीडिंग होना चालू हो गई है। क्यों? क्योंकि टिश्यू डैमेज हो गया, कट हो गया है। कटने के बाद यहाँ से क्या हुआ, फाइनली जब ब्लीडिंग होना चालू हुई तो यहाँ पे दो चीज काम कर रही है। ठीक है, क्या क्या काम कर रहा है? तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो काम करेंगे, मींस एक तो यहाँ पे जो हमारा प्लेटलेट्स है, ओके मैं आधे लिख रहा हूं, ठीक है, एक तो प्लेटलेट्स है और दूसरा जो डैमेज टिश्यू है। ठीक है, क्योंकि देखो प्लेटलेट डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी। प्लेटलेट का एक्टिवेशन कब होगा? जब प्लेटलेट यहाँ से जब बाहर जाती है तो यहाँ पे इस तरह से रुक जाती है, वो रोकने की कोशिश करती है ना। तो अब वो जब रोकने की कोशिश कर रही है तो फाइनली वो ज्यादा टाइम तक के रोक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से प्लेटलेट, जब यहाँ से ब्लडिंग बाहर हो रही है तो प्लेटलेट अपना एक यहाँ पे बाउंड्री बना दिया इसने। अब ये जो बाउंड्री इसने यहाँ पर बनाया है तो उससे बाकी के जो अंदर सब्सटेंस है वो भी तेजी से बाहर जाएंगे। तो तेजी से जब बाहर जाते तो होता क्या है यहाँ पर, तो देखो ये हमने इस तरह से जो डायग्राम जो यहाँ पे बनाए, और यहाँ पे जब टिश्यू डैमेज हुआ और डैमेज हुआ टिश्यू की वजह से यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो यहाँ से जब बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलने के बाद प्लेटलेट्स ने अपनी यहाँ पे जगह बना तो ली, बट इतना बनाने के बाद भी फाइनली यहाँ से कुछ ना कुछ जगह से कुछ सब्सटेंसेस बाहर निकलते ही जा रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे तो जो प्लेटलेट्स की जो वॉल है वो क्या होंगी, यहाँ से रप्चर हो जाएंगी। तो ये प्लेटलेट्स भी क्या होगा, डैमेज हो गया। प्लेटलेट्स भी जो है क्या हो गया, यहाँ पर डैमेज हो गया है। समझे? हाँ वेरी गुड। प्लेटलेट प्लग बना तो, लेकिन फिर भी प्लेटलेट डैमेज हो गया। तो इस टाइम पे दो मैकेनिज्म्स होती है। दो मैकेनिज्म्स मींस व्हाट? यहाँ पे एक तो जो डैमेज हुआ टिश्यू है, क्या चीज? जो डैमेज हुआ टिश्यू है ये केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करेगा, और साथ ही साथ जो डैमेज हुआ प्लेटलेट्स है ये भी क्या करेगा, एक केमिकल सीक्रेट करेगा। तो डैमेज प्लेटलेट्स जो है डायरेक्टली एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करता है, उसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। क्या कहते हैं इसे? थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये कहलाता डैमेज प्लेटलेट से सीक्रेट हुआ है केमिकल सब्सटेंस। और जो डैमेज टिश्यू है, डैमेज टिश्यू भी एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसे कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहेंगे इसे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ गए? तो डैमेज टिश्यू से एक तो थ्रोम्बोकाइनेज और दूसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों भी क्या कह सकते हैं हम लोग, केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं। और थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बेटा ये जो है ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोकाइनेज में। थ्रोम्बोकाइनेज का अगेन एक और नेम है जिसे प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रोथ्रोम्बिनेज। ये जो है ये एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, तो ये आपको याद रखना है, थ्रोम्बोकाइनेज या फिर प्रोथ्रोम्बिनेज जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज जो है, अभी क्या होगा, इसी टाइम पे लीवर जो है, लीवर से एक प्रोटीन सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, लीवर तो वैसे बहुत सारे फंक्शंस है, तो लीवर जो है ये एक प्रोटीन सीक्रेट करता है जिसे क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इतना पार्ट समझा बेटा? हेलो, सिर्फ इसमें दो चीज याद रखना है आपको। डैमेज हुआ जो टिश्यू है, आपको डैमेज टिश्यू याद रखना है, और डैमेज प्लेटलेट याद रखना है। तो डैमेज टिश्यू ने क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट किया, और डैमेज प्लेटलेट ने क्या किया, थ्रोम्बोकाइनेज सीक्रेट किया। थ्रोम्बोकाइनेज को ही प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो ज्यादा देर तक के थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं रहता,
ये कैल्शियम आयन के साथ मिलके ये भी प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो अभी देखो ये जो लीवर है, लीवर से एक प्रोटीन सिक्रेट होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है इसका? प्रोथ्रोम्बिन। ये एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में है अभी। और प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए बेटा एक विटामिन चाहिए होता, कौन सा? विटामिन के। आपको याद होगा विटामिन के बेटा क्लॉटिंग में हेल्प करता है, सब बताया था मैंने। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव कैसे होगा? जब प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाए किसमें? थ्रोम्बिन में। तो थ्रोम्बिन जो है ये क्या हो गया? ये इसका एक्टिव पार्ट हो गया। समझ में आ गया? तो ये जो थ्रोम्बिन एक्टिव कब होगा? तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो प्लेटलेट्स है उसने एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, या फिर उसे क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज। तो जो प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है ये एंजाइम की तरह काम करेगा। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो है इस एंजाइम ने क्या किया? ये जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया है अभी। साथ ही साथ कैल्शियम आयन के साथ मिलकर काम करेगा, अकेले काम नहीं करता ये। तो प्रोथ्रोम्बिन जो लीवर से सिक्रेट हुआ था इनएक्टिव फॉर्म में था, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? अभी थ्रोम्बिन में। तो अभी ये थ्रोम्बिन याद रखना है आपको, ठीक है। इसी तरह से देखो बेटा अभी लीवर से प्रोथ्रोम्बिन के साथ ही साथ अगेन यहाँ पे एक और प्रोटीन सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं फाइब्रिनोजन। याद आ रहा है? पढ़े हम लोगों ने। तो फाइब्रिनोजन सिक्रेट होके ये भी तो ब्लड में जाएगा। तो फाइब्रिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, मींस ब्लड में जब रहता है तो ये क्या सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, ये एक सॉल्युबल प्रोटीन है, ठीक है। तो अभी क्या होगा? ये जो थ्रोम्बिन है इस फाइब्रिनोजन को इनएक्टिव से कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव मींस फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। कौन ने किया बेटा? थ्रोम्बिन ने। और ये थ्रोम्बिन को भी अपने काम करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम आयन चाहिए होता है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ही ये काम करता है। तो फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल फॉर्म में था अभी फाइब्रिन बन गया है, ठीक है। किसकी वजह से बना? तो ये बना थ्रोम्बिन की वजह से, ठीक है। अब थ्रोम्बिन की वजह से जब ये फाइनली फॉर्म हुआ तो अब यहाँ पे फाइब्रिन जो फॉर्म हुआ है ये होता है इनसॉल्युबल। और इनसॉल्युबल होने की वजह से इस तरह से ये थ्रेड लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा जस्ट लाइक ए जाल, एक नेटवर्क, ठीक है। एक चिड़िया है, एक चिड़िया को हमने इधर पिंजरे में बंद कर दिया और चारों तरफ से जाल लगा दिए। तो मुझे बताओ ये चिड़िया यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी और जब निकलेगी तो यहाँ पे आके फंस जाएगी। तो जस्ट लाइक जब ब्लड एक चिड़िया के समान है, एक बर्ड के समान है, समझ गए। तो इस तरह से अब देखो जो फाइब्रिन जो फॉर्म हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया था? इस तरह से हमारी ब्लड वेसल्स है और ये जब ब्लड वेसल्स यहाँ से रप्चर हुई है तो रप्चर हुई ब्लड वेसल्स में इस तरह से एक नेटवर्क के समान एक स्ट्रक्चर आकर के इसको यहाँ पे इस तरह से क्या फॉर्म कर दिया बेटा? यहाँ पे प्लग बना दिया। अब ये जब प्लग यहाँ पे फॉर्म हो गया है तो इसके अंदर जितना भी ब्लड है यदि वो यहाँ से बाहर जाएगा भी तो चिड़िया जो है इस पिंजरे में आके फंस गई उस जाल के सामने। मीन्स ये जो ब्लड है ये क्या हो गया? ब्लड क्लॉट हो गया। समझ गए? ब्लड क्या हुआ? क्लॉट हो गया। और ब्लड क्लॉट कब हो रहा है? जब बाहर उसको एयर के कांटेक्ट में आया तब, क्योंकि बेटा ब्लड जो है वो क्लॉट होने नहीं देता है। अंदर साइड एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है? हिपेरिन, जो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। लेकिन टिश्यू डैमेज हो गया तो ब्लड का लॉस हो रहा है तो उसको क्लॉट करना जरूरी है। तो हिपेरिन बाहर आके ब्लड के कोगुलेशन में क्या है? कोई काम नहीं, कोई रोल प्ले नहीं करता। तो ब्लड को क्लॉट करना है तो यहाँ पे फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम जो कि लीवर से सिक्रेट होते हैं और लीवर से सिक्रेट होने की वजह से ही यहाँ पे जब आते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं। तो डैमेज हुआ प्लेटलेट और टिश्यू एक एंजाइम सिक्रेट करता है जो लीवर के इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में। और एक्टिव फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तब जाके यहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। समझ में आ गया? थ्योरी में देख ले अब। चलो, तो इतनी देर से हम लोग जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स का थ्योरी देख रहे हैं
वो हम समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ पे जो मैकेनिज्म्स है वो 3 स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स है, जिसमें सबसे पहले रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिलीज हुआ मींस जो इंजर्ड टिश्यू जो है उसने और जो इंजर्ड प्लेटलेट्स है दोनों भी सिंथेसाइज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो क्या होता है बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, तो ये एक्ट करेगा किस तरह से, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, और यही एंजाइम जो है हिपेरिन को इनएक्टिवेट भी करता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हिपेरिन आ गया, अब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम हिपेरिन को इनएक्टिवेट कर देगा क्योंकि ब्लड को क्लॉट करना है अभी। समझ गए? तो प्रोथ्रोम्बिनेज का फंक्शन समझ में आ गया। प्रोथ्रोम्बिनेज इसी को मैंने क्या बताया, थ्रोम्बोकाइनेज बताया हूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रोथ्रोम्बिनेज जो है इसी के लिए टर्म मैंने क्या बताया, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, याद आ रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज बताया हूं मैंने। फिर यहाँ पे देखिए कन्वर्सन जो होगा, अब क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन कहां से आया बताओ, लीवर से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में किसकी हेल्प से, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जिसको थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है क्या हो रहा बेटा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया किसमें, थ्रोम्बिन में, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन कहां कहां रहता है याद रखना है। समझ गए? तो प्रोथ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में। ओके, आगे का नेक्स्ट स्टेप देखो क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, जैसे ही थ्रोम्बिन बना ये फाइब्रिनोजन जो है इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो फाइब्रिनोजन जो होता है ये सॉल्युबल प्रोटीन है जो प्लाज्मा में है। थ्रोम्बिन की हेल्प से, ठीक है, क्या होगा, फाइब्रिनोजन किसमें बेटा, एक इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन जो क्या कहलाता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनसॉल्युबल जो फाइब्रिन है जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो फाइब्रिन फाइबर्स जो रहते हैं ये एक नेटवर्क बना लेते हैं, जो कट हुआ है हमारा टिश्यू वहां पे, जिसकी वजह से ब्लड कार्पेसल्स को ट्रैप कर लेगा, अपने में से वो बाहर निकलने देगा क्या, नहीं। तो ये जो है ये फॉर्म करता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। समझे? और क्लॉटिंग के बाद बेटा पेल येलो लिक्विड जो होता है क्या होगा, वो बाहर निकल जाता है जो क्या कहलाता है, सीरम। ठीक है, जहां पे एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। तो ब्लड में से कार्पसेल्स को माइनस किया मतलब ब्लड सेल्स को, तो प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो वो सीरम बन जाता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ इतना पार्ट? अब देखिए बेटा क्लॉटिंग फैक्टर्स की यदि हम बात करें तो टोटल ये एक या दो नहीं बेटा, 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बेटा लीवर से प्रोड्यूस होंगे। और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है बेटा हेल्प करते हैं, जिसको रोमन नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स रोमन डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 नंबर पे आता है फाइब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ है कैल्शियम। ठीक है, फिफ्थ को कहते हैं क्या चीज, प्रोलैक्टिन। ठीक है, 6 एक्चुअली पहले होता था बट अभी इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ब्लड में अब नहीं होता है ऐसा बताया गया है। तो 6 नंबर होता ही नहीं है, ऐसा याद रखो। 7th जो है बेटा, ठीक है, इसको प्रो कन्वर्टिन कहते हैं, या फिर 7th जो है इसके लिए सिंपल टर्म इसको स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं। फिर उसके बाद बेटा 8 और 9 जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी होता है। 9 को बेटा क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिया जो होता है ना, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए और बी। ठीक है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर में हीमोफिलिया को हम समझेंगे। फैक्टर नंबर 9 जो है स्टुअर्ट फैक्टर होता है। 10 जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट। 12 हैगमैन फैक्टर और 13 जो होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स को कहते हैं, जिसे लेकी लोवार्ड फैक्टर भी कहा जाता है। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, टेंशन ना लो।
ठीक, बट पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप देखोगे बिफोर 2014, उसके पहले इस पर क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, 5 से 6 सालों में इस पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट यदि एग्जामिनर का जो है दिमाग सटक गया और आपको क्वेश्चंस आ गया इस पर, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसको याद करना बहुत क्रिटिकल नहीं है, मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, उस ट्रिक की हेल्प से आप लोग इसे बहुत फास्टली याद कर पाओगे। एक ट्रिक है, याद रखना। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पारो नाम की गर्ल है, ठीक है, तो पारो नाम की गर्ल से हम एक क्वेश्चन जो है कुछ स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फाइब्रिन को बोलेंगे फिर पारो तूने कैल्शियम की कदर नहीं की। ठीक है, क्या चीज, यहाँ पे 5th नंबर को क्या बताया था मैंने, क्विक लेवाइल फैक्टर भी कहते हैं। तो क्या हो गया, फिर पारो तूने कैल्शियम की कदर नहीं की, मींस क्विक लेवाइल फैक्टर। 6 में नहीं तू 7th में है, अब स्टेबल हो जा। इसको मैंने क्या बताया था आपको, स्टेबल फैक्टर बताया था। तो 6 में नहीं तू 7th में है, अब स्टेबल हो जा। नहीं तो आंटी ए और आंटी बी क्रिसमस के दिन, कब, क्रिसमस के दिन एक अंकल है जिनका नाम है स्टुअर्ड अंकल, स्टुअर्ड अंकल से तेरी कंप्लेन कर देंगे, तेरी शिकायत कर देंगे। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, क्या बताया मैंने, देखो, फिर पारो तूने कैल्शियम की कदर नहीं की, 6 में नहीं तू अब 7th में है, और 7th को क्या बोलते हैं, स्टेबल हो जा। अब तू स्टेबल हो जा। नहीं तो आंटी ए और आंटी बी कब, क्रिसमस के दिन किससे, स्टुअर्ड अंकल से तेरी कंप्लेन कर देंगे। कंप्लेन क्यों करेंगे मालूम है, क्योंकि वो प्लाज्मा टीवी लेकर, और वो भी कहां से, हैगमेन की दुकान से, ठीक है, फिरती रहती है। तो प्लाज्मा, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट, हैगमेन फैक्टर और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब बताओ मुझे कितना टाइम लगा याद करने में। सिर्फ ये आप 2 से 3 बार इस पार्ट को पढ़ लो, पढ़ने के बाद मैंने ट्रिक जो बताया उसको पढ़ लो, वो ट्रिक के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट का फर्स्ट कीवर्ड आप बना लो, और फाइनली सारी चीजों को नंबर के साथ लिख लो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत फास्टली आप याद कर पाओगे। समझा बेटा? तो ये था हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग आगे के और भी कुछ पार्ट समझेंगे, मींस ब्लड ग्रुप हम लोगों को स्टडी करना है, जो कि आज तो नहीं हो पाएंगे, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सभी लोगों को समझ में आया होगा। ओके, क्लियर हुआ ना बेटा सारा पार्ट? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अभी मैं आपको वॉइस में भी एक्सेस दे दे रहा हूँ, ठीक है, आप म्यूट और अनम्यूट करके यस और नो में रिस्पॉन्स कर सकते हो अभी। ओके, समझ में आ गया? क्लियर सर। ओके, क्लियर हो गया, एक एक पार्ट क्लियर हो गया। ऐसा कोई पार्ट किसी को कुछ पूछना है या रिवाइज करना है तो अभी आप लोग बोल सकते हो बेटा। चैट में मैं फास्टली नहीं देख पाऊंगा, तो आप मैसेज में भी या फिर वॉइस में पूछ सकते हो। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, फिर क्लास एंड करें आज का? ना समझे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी बेटा आप लोगों को, डोंट वरी, टेंशन ना लो, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं बेटा, ये सारा पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम बोर्ड पे एक बार रिवाइज कर लेंगे, टेंशन ना लो। एक जो फ्लो चार्ट मैंने बताया, छोटा सा स्क्रीन पे ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है, बट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड में हम वो सारे पार्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। चलो तो फिर फाइनली एंड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशंस, बिकॉज ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम आप लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से आज लेक्चर्स अच्छे से हो पाया। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।